गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 विषय हिंदी, जिसमें हमारा 8वां पद्य है माँ कह एक कहानी। इसके शब्दार्थ पहले हम देखते हैं। शब्दार्थ में देखें तो पहला शब्द है चेटी। चेटी यानी कि दासी। दूसरा है हठी। हठी यानी कि जिद्दी। त्यारबाद मानधन। मानधन यानी कि पुत्र। चौथा है उपवन। उपवन यानी कि बगीचा। उसके बाद भ्रमण। भ्रमण यानी कि घूमना। उसके बाद है तात। तात यानी कि पिता। उसके बाद सुरभि। सुरभि यानी कि खुशबू। 8वां है मनमानी। मनमानी यानी कि मनपसंद। उसके बाद है वर्ण। वर्ण के यानी कि अलग अलग रंगों के। उसके बाद है हिम बिंदु यानी कि ओस की बूंदे। 11वां है खग। खग यानी कि पक्षी। 12वां है कल। कल यानी कि मधुर। उसके बाद है सहसा। सहसा यानी कि एकाएक या फिर अचानक। उसके बाद विदध यानी कि बिंधा हुआ। 15वां है शर। शर यानी कि बाण। उसके बाद पक्ष। पक्ष यानी कि पंख। उसके बाद है हानि। हानि यानी कि नुकसान या फिर क्षति। उसके बाद है करुणा। करुणा का अर्थ है दया। 19वां है चौंकना यानी कि चकित होना। 20वां है आखेटक। आखेटक का अर्थ है शिकारी। उसके बाद है मानी। मानी यानी कि अभिमानी। उसके बाद है आहत। आहत यानी कि घायल। उसके बाद है रक्षी। रक्षी यानी कि रक्षक। उसके बाद है खगभक्षी यानी कि पक्षियों का मांस खाने वाला। 25वां है विवाद यानी कि बहस। उसके बाद सदय यानी कि दयालु। 27वां है निर्दय यानी कि दयाहीन। उसके बाद उभय। उभय यानी कि दोनों। उसके बाद है स्वविषय। स्वविषय का अर्थ है अपनी बात। उसके बाद है व्यापक होना यानी कि चारों ओर फैल जाना। उसके बाद है निर्णय यानी कि फैसला। 32वां है निर्भय। निर्भय का अर्थ है निडर। उसके बाद वाणी यानी कि वाणी। उसके बाद है निरपराध। निरपराध का अर्थ है निर्दोष। उसके बाद है उबारना यानी कि रक्षा करना। उसके बाद भक्षक यानी कि खाने वाला। और लास्ट है दानी यानी कि दान देने वाला। तो ये थे हमारे पद्य के शब्दार्थ। काव्य 8 माँ कह एक कहानी, जिनके कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, इसके बारे में हम देखें तो के राष्ट्र कवि, उसे राष्ट्र कवि का बिरुद है वो मिला था। तो मैथिली शरण गुप्त है, उनका जन्म 1886 में चिरगांव जिले के उत्तर प्रदेश के झांसी गांव में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। यानी कि मैथिली शरण गुप्त है, उन्होंने अपनी साहित्यिक रचना है वो ज़्यादातर खड़ी बोली में की है। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास है वो किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक अनुयायियों में से एक था। साकेत गुप्ता जी द्वारा लिखित महाकाव्य, उनके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ है। इस काव्य में देखें तो कि हमारे देश में कई धर्म प्रचलित है। उनमें से एक धर्म है बौद्ध धर्म।
बौद्ध धर्म है उसको प्रचार करने वाले कौन है, तो के गौतम बुद्ध है। तो ये जो हमारा पूरा काव्य है गौतम बुद्ध है, वो जीवन दया को ज़्यादा मानते थे, यानी कि दूसरे पर परोपकार करना ही उसका जीवन था। तो यहाँ पर सिद्धार्थ की यानी कि गौतम बुद्ध की जो एक सत्य घटना है, उस सत्य घटना को इस पद्य में दिया गया है। इस काव्य में उनका जो पुत्र है राहुल और उनकी जो पत्नी है यशोधरा, उन दोनों के बीच वाद विवाद होता है। यानी कि ये जो हमारा पूरा पद्य है वो एक संवाद शैली है, यानी कि गौतम बुद्ध की पत्नी और उनके पुत्र, उन दोनों के बीच जो संवाद होते हैं, उस संवाद को यहाँ पर एक पद्य के रूप में है वो दिया गया है। तो अब हम ये काव्य देखते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। राहुल है वो यशोधरा, उनकी माता जो यशोधरा है, उनसे कहता है कि माँ तू मुझे एक कहानी है वो सुनाओ। तो उनकी जो माँ है यानी कि जो यशोधरा है वो राहुल से कहती है कि बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझा है। सामान्य रूप से हम देखें तो बच्चों को कहानी है वो अपनी दादी या फिर उनकी नानी है वो ज़्यादातर सुनाती है, इसीलिए यशोधरा है वो उनसे कहती है कि क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। तो राहुल कहता है, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। राहुल है वो उनकी माँ से संवाद करता है और उनसे कहता है कि मुझसे ये चेटी, चेटी यानी कि दासी, मुझे इस दासी ने कहा है कि तू मेरी नानी तो नहीं है लेकिन मेरी नानी की बेटी है, इसीलिए माँ तू मुझे कहानी सुनाओ, और वो भी लेटे लेटे यानी कि सोते सोते तू मुझे एक कहानी सुनाओ। माँ कहो कहानी में राजा था या रानी थी। माँ कह एक कहानी यानी कि या माँ मुझे आप एक कहानी है वो सुनाओ। तू है हठी मानधर मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। यशोधरा है वो उनसे उनके बेटे से यानी कि राहुल है उनसे कहते हैं कि मानधर, मानधर यानी कि पुत्र है, मेरे पुत्र तुम तो बहुत हठी हो, हठी यानी कि जिद्दी, तुम तो बहुत जिद्दी हो, अब मुझे तुम्हें कहानी है वो सुनानी ही पड़ेगी। तो वो आगे कहती है कि सुन, एक दिन उपवन में, उपवन यानी कि बगीचा जंगल जो होता है वो, एक दिन बड़े सवेरे यानी कि सुबह सुबह जंगल में तुम्हारे तात है, तात यानी कि पिता, तुम एक दिन सुबह सुबह तुम्हारे तात है वो जंगल में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करना यानी कि घूमना। तो सुबह सुबह तुम्हारे पिता है वो जंगल में भ्रमण है वो कर रहे थे, जहाँ सुरभि मनमानी, सुरभि यानी कि सुगंध, मनमानी यानी कि मनगमती, कि वहाँ पर जो सुगंध है वो बहुत अच्छी आ रही थी। तो राहुल है वो कहता है जहाँ सुरभि मनमानी यानी कि मनपसंद खुशबू है वो वहाँ से आ रही थी। हाँ माँ यही कहानी मुझे सुननी है। आगे कहती है यशोधरा, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु झीले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। कि यशोधरा है वो कहती है कि जब तुम्हारे पिता है वो सुबह सुबह जंगल में भ्रमण कर रहे थे और जंगल में चारों ओर से अच्छे अच्छे फूलों की खुशबू है वो आ रही थी, और अलग अलग वर्ण के फूल है वो जंगल में खिले हुए थे। जलमर कर हिम बिंदु जिले थे, यानी कि जो फूल है उस पर हिम बिंदु यानी कि जो ओछ होती है उसकी जो बिंदु होती है वो बिंदु फूल पर झिलमिल रही थी, यानी कि जो हवा है वो धीरे धीरे है वो चल रही थी, और इसके कारण जो पेड़ पौधे थे, जो फूल थे वो धीरे धीरे लहरा रहे थे, और साथ ही साथ वो जो हिम बिंदु है वो भी जलमल रही थी यानी कि हिल रही थी।
हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। के हल्के हवा के झोंके से वो जो हिम बिंदु है वो इधर उधर हिल रही थी, मानो लहराता हो पानी, कि पानी जैसे लहराता है ऐसे ही वो दिखाई देता है। तो राहुल कहता है लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी, की क्या पानी वहां पर लहराता था? हाँ माँ, वही कहानी मुझे आगे है वो सुननी है। तो यशोधरा उससे आगे कहती है, गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विदत होकर खग शर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। कि यशोधरा है वो कहती है कि गाते थे खग कलकल स्वर से, यानी कि जंगल में बगीचे में जो पक्षी है, खग यानी कि पक्षी, जो पक्षी है वो कल कल करके गाते थे, यानी कि मीठे मधुर स्वर में पक्षी है वो गा रहे थे। उसी समय अचानक एक हंस है वो ऊपर से नीचे गिरता है। सहसा यानी कि अचानक, कि अचानक जब पूरे जंगल का वातावरण है वो अति मोहक था, कि उनके पिता वो जंगल में घूम रहे थे, चारों ओर फूलों की खुशबू आ रही थी और फूलों पर हिम बिंदु है वो छाई हुई थी, और पक्षी भी अपने स्वर में मीठे मधुर आवाज से गा रहे थे। तो इतना अच्छा जो वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है वो चल रहा था। तो उसमें उसी बीच अचानक एक हंस है वो ऊपर से नीचे गिरता है, गिरा विधत होकर खग शर से, कि अचानक विधत यानी कि बिंधना, और उनके जो पंख है वो बाण से बिंध गए थे। शर यानी कि बाण, के उनके जो पंख है वो बाण से बिंध गए थे। हुई पक्ष की हानि, कि यानी कि उनकी पक्ष यानी कि उनकी जो पाख है उसकी हानि, यानी कि उसे नुकसान है वो हुआ था। जब किसी ने उसे बाण से तीर मारा था तो वो तीर है वो उसकी पंख पर लगा था और इसीलिए वो ऊपर से नीचे गिरा। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी, कि वो जो पक्षी है, राहुल है वो कहता है कि उस वो जो पक्षी है उसके पंख पर हानि, यानी कि उनके पंख पर नुकसान हुआ था। ये तो बड़ी करुणा, यानी कि ये तो बड़ी दया भरी कहानी है। आगे यशोधरा कहती है, जो उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। जो यशोधरा है वो कहती है कि जब तुम्हारे पिता इस तरह से भ्रमण करते थे और अचानक हंस है वो ऊपर से नीचे गिरता है, तो वो देखकर तुम्हारे जो पिता है वो चौंक उठते हैं और उसे प्यार से उठाते हैं। चौंक उन्होंने उसे उठाया, कि चौंक वो ये देखकर चौंक जाते हैं और उस हंस को वो अपने गोदी में उठा लेते हैं। नया जन्म सा उसने पाया, कि जब उनके पिता उन्हें अपनी गोदी में उठा लेते हैं और हंस से प्यार से उन पर हाथ फेरते हैं, तो मानो उस हंस को एक नया जन्म है वो मिल गया है। इतने में आंखें तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कि उस हंस को मानो नया जीवन मिल गया हो और वो हंस है वो अच्छा हो गया था। तो उसी समय आंखें तक यानी कि शिकारी, कि उसी समय शिकारी है वो आता है और वो खुश होता है। किस बात पर? कि उनका जो लक्ष्य है, उनका जो निशाना है वो सही जगह पर लगा था। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कि उसे मानी यानी कि अभिमानी, उसे इस बात का अभिमान होता है कि उन्होंने जो लक्ष्य साधा था वो लक्ष्य, उनका जो निशाना है वो अचूक रहा, यानी कि उनका जो निशाना है वो कहीं और नहीं गिरा लेकिन हंस की पंख पर ही गिरा, और जो हंस है वो निशाना साध कर नीचे गिरा। तो इस बात पर उस आंखें तक को यानी कि उस शिकारी को अभिमान है वो हो जाता है। तो राहुल कहता है लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी, कि वो कहता है कि उन्होंने अपना जो लक्ष्य है वो साधा था। इस बात पर उसे अभिमान हुआ, उस बात पर उसे दुख होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक निर्दोष पक्षी की जान लेने की कोशिश है वो की थी। तो इस बात पर उसे दया आनी चाहिए, लेकिन उस बात पर उसे अभिमान हुआ। ये तो बहुत कोमल और कठिन कहानी है।
आगे यशोधरा कहती है, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी। कि जो शिकारी है वो आता है और जो गौतम बुद्ध है, सिद्धार्थ है, उनसे वो पक्षी है वो वापस मांगता है। मांगा उसने आहत पक्षी, वो जो घायल पक्षी है, आहत यानी कि घायल, उनसे वो घायल पक्षी है वो वापस मांगता है। क्यों? क्योंकि उसने उस पक्षी का शिकार है वो किया था। तेरे तात किंतु थे रक्षी। तो जो शिकारी है उसने उसका शिकार किया था और उनके जो पिता थे यानी कि राहुल के जो पिता थे वो उनके रक्षित थे यानी कि उनके रक्षक थे। तब उसने जोता खग भक्षी, हठ करने की ठानी। के वो जो खग भक्षी था यानी कि जो मांस खानार व्यक्ति था यानी कि जो शिकारी था, उसने हठ ली कि ये जो पक्षी है वो मेरा है यानी कि हंस है वो मेरा ही है। क्यों? क्योंकि उसने उसे बाण मारकर नीचे है वो गिराया था। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। कि राहुल है वो यशोधरा से कहता है कि क्या उस शिकारी ने हठ पकड़ ली थी कि ये पक्षी मुझे ही चाहिए, तब तो ये जो कहानी है वो बहुत व्यापक हो गई होगी यानी कि ये बात है वो चारों ओर है वो फैल गई होगी। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। कि उन दोनों के बीच में सदैव और निर्दय यानी कि एक के हृदय में दया है वो सदैव और दूसरा जिसके हृदय में दया नहीं है वो निर्दय। तो उन दोनों के बीच में विवाद है वो होता है। तो हुआ विवाद सदैव और निर्दय के बीच में। उभय आग्रही थे स्व विषय में, कि दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे, दोनों ही अपनी बात को पकड़े हुए थे। एक कहता है कि मैंने उसकी रक्षा की है तो ये पक्षी मेरा है, तो दूसरा व्यक्ति है यानी कि शिकारी है वो कहता है कि मैंने उसका भक्षण किया है इसीलिए ये जो पक्षी है वो मेरा है। तो इन दोनों के बीच में वाद विवाद है वो होता है। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। की तब ये जो बात है वो कहाँ पहुँचती है तो के न्यायालय में पहुँचती है और तब सभी लोग दोनों की बात है वो सुनते हैं। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। के सभी ने ये बात सुनी और जानी, तब तो ये बात है वो बहुत व्यापक यानी कि चारों ओर है वो फैल गई होगी। यशोधरा कहती है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी। यशोधरा है वो कहती है कि मैंने तुम्हें ये जो पूरी कहानी सुनाई, तो अब तू ही उसका निर्णय कर कि जो न्यायालय है वो किसका पक्ष लेगा, किसके पक्ष में न्याय होगा। इसलिए कहता है कि राहुल तू निर्णय कर इसका, कि राहुल तू ही इसका निर्णय कर कि न्याय पक्ष लेता है किसका, कि न्याय किसके पक्ष में होगा, जिसने पक्षी की रक्षा की उसके पक्ष में या फिर जिसने पक्षी का भक्षण किया है उसके पक्ष में। कह दे निर्भय जय हो किसका, सुन लूं तेरी बानी। की मैं तुम्हारी बात है वो सुन लूं, तू निर्भय हो के मुझे आज ये बात बता दे कि किसका जय है वो होगा। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा था कहानी। राहुल है वो उसकी माँ से कहता है कि माँ मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने तो सिर्फ ये कहानी ही सुनी है। माँ सुन रहा कहानी, कि मैंने तो सिर्फ ये कहानी है वो सुनी है। लेकिन आगे वो कहता है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी तूने सुनी कहानी। कि राहुल है वो आगे कहता है कि कोई निरपराध को मारे यानी कि जिसका कोई अपराध न हो ऐसे व्यक्ति को कोई मारे तो अन्य उसे क्यों न बचाए। उबारना यानी कि बचाना। कि जब निर्दोष व्यक्ति को या फिर निर्दोष पशु पक्षी को यदि आप मारते हो तो कोई अन्य व्यक्ति उसे क्यों न बचा सके, क्योंकि उसका तो कोई दोष ही नहीं है, तो फिर आप उसे क्यों मारते हो। तो इसीलिए वो कहता है कि जब कोई निरपराधी को मारता है तो दूसरा उसे क्यों नहीं उबारता यानी कि क्यों न बचाए।
रक्षक पर भक्षक को वार है, यानी कि जो भक्षक है उस पर रक्षक है वो बहुत बड़ा है, यानी कि रक्षा करने वाला व्यक्ति है वो बड़ा है और भक्षक करने वाला व्यक्ति है वो छोटा है। न्याय दया का दानी, कि न्याय है वो उसी के पक्ष में होगा जिसने पक्षी की रक्षा है वो की थी। न्याय दया का दानी, के न्याय है वो दया का दानी है, यानी कि दया करने वाला जो व्यक्ति है उसी पक्ष में न्याय है वो होगा। तूने सुनी कहानी, के मैंने तुम्हें जो कहानी सुनाई वो कहानी तुमने अच्छी तरह से सुनी, यानी कि ये जो पूरे काव्य का जो सारांश है वो पूरे काव्य का सारांश है वो राहुल अच्छी तरह से समझ गया था कि जो रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है वो सबसे बड़ा होता है, ना कि उसे मारने वाला। इस तरह से ये संवाद शैली में ये जो पूरा काव्य है वो प्रस्तुत हुआ था, मैथिली शरण गुप्त ने किया था। आगे हम देखें शब्दार्थ तो आपने लिख लिए है। अभ्यास के अंदर प्रश्न पहला, सिर्फ प्रश्न पहला ही करना है, दूसरा नहीं करना है। स्वाध्याय में प्रश्न पहला, सिर्फ प्रश्न पहला ही स्वाध्याय के अंदर करना है। थैंक यू।